व्यूअर्स, मैं गुरजीत सिंह आपके समक्ष एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ बेस्ड ऑन recent locomotive derailment of a express train। तो ऐसे एक्सीडेंट्स में हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए और हमें किस क्रिटिकल पाथ लाइन से अप्रोच करना है फॉर टेकिंग द लोकोमोटिव मेजरमेंट। आइए देखते हैं। ये है उसका व्यू फ्रॉम द फ्रंट साइड। ये हिल सेक्शन है ऑन 3.5 डिग्री कर्वेचर पे इसका डिरेलमेंट बताया जाता है। ये सेक्शन वाज ओपन लॉन्ग बैक समवेयर इन 2016 एंड तब से अब तक ये एक पहली डिरेलमेंट है। इस लोकेशन बोलिए या स्टेशन बोलिए या कर्व बोलिए। और ये WDP4 लोकोमोटिव जैसे मैंने आपको बताया है। अब ऐसी डिरेलमेंट में हमें क्या करना है, क्या सोचना है और किस तरह से पैरामीटर्स लेने हैं, आइए देखते हैं। ये है डिरेल्ड ट्रॉली के लीडिंग व्हील की फोटो और ये विदाउट एनी माउंटिंग पॉइंट, देयर वाज नो माउंटिंग पॉइंट, ये डिरेल हो गया है एंड डिरेल्ड बाय इट्स लीडिंग ट्रॉली। एक चीज ना बड़ी साफ है, जब भी कोई ऐसी डिरेलमेंट होती है ना तो सबका जो व्यू रहता है या जिसको बोलने की फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज या ट्रैक खराब होगा, मतलब ही नहीं है, ट्रैक ही खराब होगा। और चलिए हम पहले ट्रैक के पैरामीटर्स जो हमने रिकॉर्ड किए थे उसी को डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर गेज, एवर्साइंस एंड क्रॉस लेवल और ट्विस्ट और द सुपर एलिवेशन। Let's discuss gauge parameter. So we have everything in front of your screen. So this is zero और जीरो स्टेशन क्योंकि डिस्टर्ब था बिकॉज देर वॉज अ बेंड ऑफ स्ट्रेचर बार, तो वहाँ की गेज रिकॉर्ड नहीं की। इट हैज़ अ इफेक्ट लाइक दिस वे एंड देन इट्स अप टू मैक्स 20 mm एंड इज वेल विद इन द परमिसिबल लिमिट्स। और उसके बाद में जो कर्वेचर पे है तो गेज लाइज विद इन द परमिसिबल लिमिट्स। इस केस में नो POM was observed, there was no POM and जो wheels थे they derailed inside and outside। तो ऐसे केसेस थोड़े से क्रिटिकल बन जाते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर इज सुपर एलिवेशन। सो दिस इज बिकॉज द कर्व, तो वील कॉल इट सुपर एलिवेशन। और सुपर एलिवेशन चेक करने का वो बड़ा अच्छा तरीका है। वी कैलकुलेट द स्पीड पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो 14 किलोमीटर की स्पीड में इट कम्स अराउंड 3.8 मीटर पर सेकेंड। एंड फिर हमने क्या किया, इसको ग्राफ प्लॉट कर लिया। ग्राफ प्लॉट करने के 1 सेकेंड में जो 3.8 मीटर जाएगी ना, तो इसका ट्रैवल होगा 3.8 मीटर पर सेकेंड। तो उसमें जो चेंज ऑफ कैंट है, सी यहाँ इट इज 75, वी हैव प्लॉटेड द ग्राफ एज पर दीज रीडिंग्स। ओके, so from 75 to 65, so it is 10 mm। यहाँ से from 65 to 68 it's 3 mm। यहाँ से 68 to 65 सेम about 3 mm पर सेकेंड में आ रहा है। और यहाँ से 65 से लेकर के 65 से ऑलमोस्ट देयर इज नो डिफरेंस, 0 पर सेकेंड आ रहा है जो चेंज ऑफ कैंट उसने एक्सपीरियंस किया है। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट per second gained or lost by a train।
So it is 68 here, 65, so it's just 3 mm. So इसमें anywhere we plot in the maximum area, the rate of change of cant permissible is 35, and what we are getting maximum is 10 mm per second, what the train has negotiated before derailing, and nowhere it's more than 35 millimeter per second. So the cause due to twist is also ruled. The third parameter is versine. So versine, what do it have effect? What type of effect has a versine? It generates lateral acceleration. So with the given speed of 3.8 meter per second, as deduced from the speed chart, which was 14 kilometer at which the train was running, तो उसकी पर सेकंड हमने निकाली है मीटर्स पर सेकंड, सो इट्स 3.89 मीटर पर सेकंड, एंड देन वर्साइंस जितने भी आए उसका हमने डिफरेंस ऑफ वर्साइन विद द प्रीवियस स्टेशन कैलकुलेट करके रेडियस उसका निकाला, एंड आफ्टर दैट जो उसकी एक्सेलरेशन आई है वो इस कॉलम्स में दी हुई है, एंड it's in Excel sheet, everybody can do it, it's very easy, and see the value rate of change of acceleration is very minimal. So the versine also have not generated an acceleration to any magnitude which could be attributable towards the cause of derailment. ऐसा versine कोई भी नहीं है जिसके कारण कि जोर का acceleration या झटका लगा हो and the गाड़ी could have derailed. So all the three parameters we have seen, they are all very well within the permissible limits. Well, हमने देखा कि PV के parameters are very well within the permissible limits. तो next हमारा step रहता है जो भी involved rolling stock है, be it locomotive or be it कोचिंग स्टॉक और फ्रेट स्टॉक, तो उसके मेजरमेंट्स लेने के टाइम में नॉर्मली इट्स नॉट वेरी इजी. द रीज़न बीइंग आवर पीपल आर लेस एक्सपोज्ड. इंजीनियरिंग वालों का मतलब एक्सपोजर काफ़ी कम रहता है टूवर्ड्स मैकेनिकल पैरामीटर्स, और मतलब सिचुएशन भी कुछ मतलब हाँ ना वाली रहती है, नहीं देंगे, नहीं करेंगे, ये नहीं है, वो नहीं है, ये पैरामीटर हमारे वहाँ का नहीं है, विल नॉट गिव. तो मतलब बड़ी अजीब सी घटना वहाँ पे बनी रहती है, सिचुएशन बोल लीजिए या कंडीशन बोल लीजिए. सो हमारी ये कोशिश रहती है कि वट एवर वी डू दैट शुड बी एज पर द नॉर्म्स लेड डाउन एंड एज पर द स्टैंडर्ड पैरामीटर्स, और हम कोई भी पैरामीटर लेंगे तो दैट शुड बी सपोर्टेड विद द मैकेनिकल a mechanical reference of a circular or a MI instruction or a code. So आइए इस लोकोमोटिव को हमने कैसे उस हिसाब से इसके मेजरमेंट्स लेकर के उसको कैसे हमने रेफरेंस लगाई. तो हमने सबसे पहले क्या करना है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हाट टू लुक इन द लोकोमोटिव. My personal experience is go in for measuring the side buffer height from rail level and see what you gain. Okay, this is the front side, this is the rear side. Now see, कुछ मिला, ये देखिए, this is 40 mm higher than this end. So diagonally this area or this end of the locomotive is down, compressed. This is higher. Now let us see further. This is 23 millimeter difference. हमारे ट्रैक में जैसे 23 mm का डिफरेंस होगा लेवल का, और यहाँ में आपका ये ट्विस्ट 40 mm का बन रहा है, तो आप कैलकुलेट कर ले. सो यहाँ से हमको एक चीज़ का पता चला कि ये क्योंकि ये लोकोमोटिव का जो बॉडी वेट है दैट इज स्टैटिक,
वो वेरी नहीं करता. इट्स नॉट लाइक गुड्स वैगन या पैसेंजर ट्रेन 40 ज़्यादा चढ़ गए या 40 उतर गए. नो, इट हैज़ गॉट अ फिक्स्ड वेट. सो द लोड डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो शुड बी यूनिफॉर्म. आइए नेक्स्ट देखते हैं. So this sort of a situation does compel to think whether there could be twist due to springs, क्योंकि स्प्रिंग का जो फंक्शन है इसमें 24 स्प्रिंग होते हैं हर एक्सल पे, लेफ्ट राइट 4. तो इसको एक यूनिफॉर्म बेड देना है, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल बेड देना है, ना कि उल्टा सीधा वेरिंग वाला इसको बेड देना है. ओके. तो इसमें क्या है कि ट्विस्ट ड्यू टू सस्पेंशन सिस्टम भी होती है. इट्स वेरी सिमिलर टू आवर ट्रैक. हर एक स्प्रिंग को इक्वल लोड शेयर करना होता है, और स्प्रिंग्स जो होते हैं इनकी एक स्पेसिफिक डिफ्लेक्शन होती है. मतलब इतना यूनिट लोड डालेंगे तो उसको इतना डिफ्लेक्ट होना है. तो अगर आइडियल स्प्रिंग्स हैं तो उनका लगभग जो कंप्रेशन होगा या डिफ्लेक्शन होगा वो इक्वल होगा. और अगर वो अनइक्वल लोड शेयर करेंगे ना, ड्यू टू डिफरेंस इन द स्पेसिफिक डिफ्लेक्शन, तो उसमें व्हील लोड में जो है फ्लक्चुएशंस आएंगी. और व्हील पे अगर लोड फ्लक्चुएशन होगा, जिसको हम इंस्टेंटेनियस लोड बोलते हैं, एट एनी इंस्टेंस इफ द व्हील लोड शिफ्ट्स बाय 35% या मोर, तो दैट व्हील इज लाइकली टू डिरेल, ऑफलोड हो जाएगा. अब जैसे आपने देखा कि एक साइड जो है वो 23 mm बैठी हुई है, तो अदर साइड जो ये हाई है, दिस इज ऑफलोडेड एंड दिस इज कॉल्ड कंप्रेस्ड. ओके. So these were the spring heights which we had recorded jointly, and if we sum the deflection, so here again we have 40 mm difference, and here we have 22 mm of difference between the deflection of left and right hand springs, and the total is 62. So now this 40, this 40 we got it because of that diagonal 40. So जो भी हम height लेते हैं, now we have to compare it with the standard one. So this is the spring data. So it's from the drawing, standard drawing जो RDSO किया उसमें से लिया हुआ है. So जो static height है that is 435 and the free height is 574. It has got a tolerance. तो जो tolerances है वो आपकी है ±3 की है free height में, और वेरिएशन इन द लोडेड हाइट, मतलब इंजन जब आपका है तो उस टाइम में इंजन का लोड ऊपर में है, जब फुल नॉर्मल खड़ा है इंजन, तो उसकी हाइट में वेरिएशन है ये 435 + 3 - 7. सो 428 से लेके 438 इज द हाइट. और वही चीज़ यहाँ ग्रुपिंग में दी है. इसमें ग्रुपिंग 5 mm तक की है. अगर 428 433 के बीच में स्प्रिंग लगे हैं, वेल फाइन, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा. अगर 433 से 437 या 4 mm का डिफरेंस वाला है तो उसका कोड इन्होंने ब्लू दे रखा है. सो ऐसा नहीं है कि ये 428 वाले के साथ 438 आ जाए. ठीक. सो दीज आर द चार्ट्स व्हाट आई हैव गिवन फ्रॉम द स्टैंडर्ड ड्राइंग्स which are available in the final speed certificates as well. So nothing personal knowledge has been applied. अब उसी डाटा को जब हमने कंपेयर किया तो ये जितने भी रेड फॉन्ट हैं, these are all out of the range. All springs out of the range which are given the red color.
So 15 out of 24 springs lie out of the permissible tolerances of डिफ्लेक्टेड हाइट या स्टैटिक हाइट बोल लीजिए, जो हमने पिछली ड्राइंग में देखा, स्लाइड में देखा था. एंड 62.5% springs are defective, falling out of the prescribed range. आइए let us talk about derailment sequence. ये लोकोमोटिव डिरेल होने के बाद it dragged for 31 meter of a distance and it occurred at 1437 hours as per the drag if we stretch the speed chart behind. So 31 मीटर में जो डिस्टेंस आता है it is around 1437 hours में हुआ and derailment happened on a right hand curve. स्प्रिंग डिफ्लेक्शन एंड लोड शेयरिंग जो है वो बेस्ड होती है आपकी उसकी जो के वैल्यू है, और क्योंकि स्प्रिंग्स वर हैविंग हाई डिफ्लेक्शन डिफरेंसेस, सो दिस कॉज द व्हील लोड टू वेरी एब्रप्टली, क्योंकि वो डिफ्लेक्शन एंड ट्रैक पे जब चलता है तो उसका लोड तो स्प्रिंग ने शेयर करना है. एंड देन वी हैव अ कर्वेचर, देन वी हैव वीक स्प्रिंग्स ऑन वन साइड एंड डिफ्लेक्शन डिफरेंस इज ह्यूज. सो ऐसे केस में क्या होगा कि एक व्हील जो है लिफ्ट हो जाएगा, लिफ्ट होकर के आराम से रेल के बाहर चला जाएगा यूं ऐसे. सो इट डजंट लीव एनी सॉर्ट ऑफ अ पॉइंट ऑफ माउंट. इसमें ड्यू टू स्प्रिंग्स और एक पैरामीटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं वर्टिकल स्टॉप क्लियरेंस. ये वर्टिकल स्टॉप क्लियरेंस जो है दिस इज बिटवीन द बॉडी ऑफ द लोकोमोटिव एंड द ट्रॉली फ्रेम. तो ये जो बीच की है इसको हम कहते हैं वर्टिकल क्लियरेंस और इसको हम लिटरल बोलते हैं. अब इसमें हमने इसको भी चेक किया. तो वर्टिकल स्टॉप क्लियरेंस जो है, द सस्पेंशन सिस्टम बिहेवियर इज इंडिकेटेड बाय वर्टिकल क्लियरेंस ऑफ वर्टिकल स्टॉप्स. जब हमने इसको रिकॉर्ड किया, सो दिस इज व्हाट वी गॉट. अगेन देखिएगा इसमें वास्ट डिफरेंस है और इसकी क्लियरेंस कितनी होती है ये देखिए. इट इज 16 mm as per the drawing, and the drawing what we have referred to is SKVL 610. ये उसके फाइनल स्पीड सर्टिफिकेट के साथ अटैच्ड ड्राइंग है एंड वी हैव बीन वेरी केयरफुल इन पॉइंटिंग आउट ऑल दीज थिंग्स कि कहीं कोई चीज़ हमसे गलत पॉइंट आउट ना हो. सो इसमें जो है देखिए ये 9.61, इसमें 18 है. अगेन to some extent this is okay, but this diagonal, अब ये मान के चलिए अगर राइट हैंड साइड में कम है तो जैसे ये सुपर एलिवेटेड साइड में रहेगी, ये क्या करेगी, उसकी क्लियरेंस जो है और कम कर देगी एंड इट विल यू नो टच द बॉडी, और फिर इसका लीन उल्टा हो जाएगा एंड फर्दर इट विल कंप्रेस द लोकोमोटिव. इट विल ट्राई टू शिफ्ट द लोड टुवर्ड्स राइट साइड, उसे और ज्यादा स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएंगे एंड फाइनली द व्हील विल मूव आउट विदाउट माउंटिंग ऑन टू द रेल. लोअर वर्टिकल हाइट, अगर आपका लिटरल स्टॉप्स वर्टिकल स्टॉप्स की अगर क्लियरेंस कम हो जाएगी, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक. और ये कम होना ज़्यादा होना इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द सस्पेंशन सिस्टम. इसीलिए मैंने लास्ट स्लाइड में आई जस्ट ट्राई टू शो where the vertical stops are located, and these are generally on the bottom body of the locomotive and the trolley frame. तो ये वर्टिकल हाइट अगर अपना स्प्रिंग का सस्पेंशन या डिफ्लेक्शन इफ इट इज erratic, these clearances are also bound to change.
तो अब क्या हुआ, व्हाट कैन बी द कॉज। अब हमें जब हमने देखा कि 62.5% स्प्रिंग डिफेक्टिव हैं और लेस देन 428 मतलब 400 तक भी उसकी हाइट गई हुई है स्प्रिंग्स की, 400 की, सो इट हैज़ बीन अ कॉम्बिनेशन ऑफ you can say springs which are having different highly varying specific values or must have gone down during service। अब ये कहें कि इसका तो हम 6 साल में पीओएच करते हैं, हम तो 6 साल बाद चेक करेंगे, तो देर इज अ इंडिकेशन which gives the springs are behaving abnormally। What is that? It is the buffer height। As per mechanical maintenance manual, the normal buffer height should not be less than 1090, which is required to be maintained at a level of 1090 when it comes out of the shed। अब why 1080 1090? Maximum is how much? 1105, minimum is 1030, so 1030 to 1105 amounts to 75। so किसी भी कोच या वॉगन से दो बफर हाइट का डिफरेंस 75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई द कोचिंग स्टॉक डज हैव इफेक्ट ऑन द बफर हाइट बिकॉज ऑफ द वेरिंग लोड इट इज सब्जेक्टेड टू, वाइल लोकोमोटिव में स्टैटिक लोड है, इसमें वेरिएबल नहीं है। तो इसकी जो बफर हाइट मैनुअल ने जो दी है, नॉट मी, मैनुअल ने जो दी है, इट इज़ 1090। तो हमें कितनी मिल रही है? 1040। तो जब 1040 ही मिल रही है तो दैट गिव्स द इंडिकेशन भी देयर इज समथिंग रॉन्ग। जब व्हील डायमीटर आपका नॉर्मल है, ठीक ठाक है, व्हाई शुड द बफर हाइट गो डाउन? बफर्स आर कनेक्टेड टू बॉडी ऑफ द लोकोमोटिव। तो ये जैसे डाउन आते हैं तो इट गिव्स एन इंडिकेशन। आपका 6 साल का शेड्यूल हो, 4 साल का हो, 3 साल का हो, 2 साल का हो। और दूसरी चीज़, ये कमेंट आया था, दिस लोकोमोटिव हैड मेड सम 24 या 25 ट्रिप्स इन ए मंथ ओवर द सेम सेक्शन। तो ये डिरेल नहीं हुआ, दिस वाज एन आर्गुमेंट गिवन बाय आवर काउंटर पार्ट। तो माइन आर्गुमेंट इज आल्सो द सेम। यार आपका तो एक महीने में 24 बार गया, हमारे पॉइंट पे तो दिन की 24 से 25 गाड़ियाँ एक बार चलती, कोई तना गिरी, ये लोगों क्यों गिरा? सो दीज आर नो कमेंट्स, these are no logics, we don't support these logics and they have no ground। so ultimately the system needs to be improved rather than giving a cover up protecting own department। I'm sorry, accidents will never decrease, never decrease। और क्या होता है, नहीं जी ऊपर से ऑर्डर है, कुछ तो देना है, तो कुछ देना है इंजीनियरिंग को, मतलब ये तो ऐसा नहीं है कि हम बाजार में सब्जी खरीद रहे हैं और धनिया मिर्ची फ्री दे दें साथ में। सॉरी, दिस एटीट्यूड नीड्स टू बी रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम द सिस्टम। द वे शुड बी, द अप्रोच शुड बी करेक्टिव रादर देन पुनिटिव। आदमी पनिशमेंट के चलते जो है, और एक ये डिपार्टमेंटल वाद चला हुआ है, ये इंजीनियरिंग को देना है, इंजीनियरिंग को देना है, हमारा यहाँ कुछ नहीं। आप, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई डिब्बा, कोई भी गाड़ी गिरी हुई खोलो, ठीक से उसको मापो, यू विल गेट न्यूमरस डिफेक्ट्स। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा वादा है। वेल फ्रेंड्स, दिस इज cause and effect fishbone diagram analysis। let's see what we get out of it। ऑपरेटिंग में बीपीसी जो थी वो सेकेंडरी है, issued from LTT, and there was an engine change in between from electric to diesel। and then it is also seen that अगर क्रॉसिंग किसी दूसरे स्टेशन पे करते तो हो सकता था ये घटना यहाँ पे ना होती, और माइनर थोड़ा सा सेफ्टी रूल या शॉर्टकट्स को रिसॉर्ट करने के चक्कर में हो सकता है ये घटना रुक जाती अगर
क्रॉसिंग कहीं और कर लेते हैं, बिकॉज ये सेक्शन काफ़ी क्रिटिकल है, इट्स अ हिल सेक्शन एंड इसकी ओपनिंग भी काफ़ी मुशक्क़तों से हुई थी। कमिंग ऑन टू लोकोमोटिव, जो हमने अब तक देखा है थ्रू आउट द पैरामीटर्स, defective primary suspension system, what we could reveal, and the percentage is very high. It's amounting to 62.5% of springs being out of the permissible range of the static height. और इंटरमीडिएट अगर कोई चेकिंग हुई है स्प्रिंग्स की, दैट रिकॉर्ड वाज नॉट मेड अवेलेबल, और ऐसा कहना है कि हमारा तो 6 साल बाद होता है, तो इन बिटवीन 6 ईयर्स कोई चेक हुआ हो तो गॉड नोस, बट येस देयर इज़ एन इंडिकेशन। वो इंडिकेशन आपको मिलती है बफर हाइट से। एज पर मैकेनिकल मेंटेनेंस मैनुअल फॉर डीजल लोकोमोटिव्स, शॉप से जब निकलता है तो उसकी बफर हाइट इज़ 1090। तो इसका जो शेड्यूल हुआ है, इट वाज समवेयर इन दिसंबर और सो, तो coming out a locomotive with 1040 buffer height, normally not expected, because the difference up to 1030 is 10 millimeter. तो ये क्योंकि स्टैटिक में है, तो मे बी this locomotive must be facing lower than 1030 also in dynamic condition, the buffer height which falls under rejection, or 1030 to 1105, the difference is 75 millimeter. तो खुदा न खास्ता किसी कोच की अगर बफर हाइट 1105 है या 11010 भी हम लोगों ने मापी है, बहुत जगह 1115 भी मापी है, तो इस कंडीशन में यू नो देयर आर मैनी लाइकलीहुड्स ऑफ व्हील गेटिंग जंप्ड ऑफ, या a couple is formed between the two difference in the height of the buffers. तो उस कंडीशन में व्हील का लिफ्टिंग पॉसिबल रहता है। अल्टीमेटली जो हमारा डाउट जाता है, डाउट नहीं, कॉन्फिडेंस कह लो, या नीडल ऑफ यू नो कंक्लूशन जो जाती है, दैट गोज टूवर्ड्स poor deflecting characteristics of the springs, which is also indicated with the poor vertical clearance, which is less than the minimum. So this arrangement of defective primary suspension system can cause a wheel offloading without mounting the track. अगर इसमें कोई ये कहे कि इस कहाँ से लोको हमारा इतने कर्व्स करके आया, वहाँ नहीं गिरा, यहाँ क्यों गिरा, ट्रैक खराब है, तो उसका ये भी जवाब है कि सारा दिन तो गाड़ियाँ पिछले 2016 से जब से सेक्शन खुला चली स्टेशन पे तो कोई गाड़ी नहीं गिरी, ये लोको क्यों गिरा। दीज आर नो लॉजिक्स, नो आर्गूमेंट्स, एवरी केस हैज़ टू बी सीन in its own merit and demerits. As far as track is concerned, so P-way gauge was within permissible range, cross level within prescribed tolerances, twist within the range, and no abnormal parameter found, nothing abnormal recorded in the parameters. So this is all about the locomotive, जिसको हमने बड़े ही critical way में जा करके we have taken the measurements and we have put forth the analysis before the audience, before the viewers, to decide for themselves which way the balance goes. Well friends, मेरा ये वीडियोस बनाने का एकमात्र मोटो यही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं जितना मैं जानता हूँ मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। कोई इनोसेंट फॉर लैक ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस पेनलाइज्ड ना हो, और दूसरा आप में ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, रोलिंग स्टॉक में ना डिफेक्ट होते हैं और हमें हमेशा डिफेक्ट और कॉज के बीच में डिफरेंस पता करना होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग योर डिरेलमेंट गाइड गुरजीत सिंह। आपसे एक रिक्वेस्ट करता है, काफ़ी मेहनत लगती है ये सब बनाने में,
ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, सो दैट ईच एंड एवरीबॉडी, जितना तक हमें पता है उतना तक हम अपना नॉलेज, ज्ञान उनको भेंट करें, सो दैट जो भी उनके काम आए वो यहाँ से डाटा लें. दे कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. आई डू wagon coach locomotive measurements through video call. I normally need not go anywhere. जस्ट आप मेरी वीडियोस देखते रहें, आपको सारा पता चल जाएगा. एंड दिस इज़ द 50th वीडियो ऑफ माइन. I thank you all my subscribers, my viewers. Keep watching. Give your valuable comments to me, which are always a welcome. There can be arguments, I don't mind for that. Please do share with your colleagues, with your friends, so that it goes down to the level of JE. And also the inquiry officers should also go through these videos, which will be in some way or the other very very helpful. Thank you once again. एक लाइक शेयर तो बनता है.